Hey everyone, welcome to this lecture of crisp topics जिसमें हम बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि तबलीगी जमात का रियलिटी क्या है। क्या सच में उनका दोष था या उनको फ्रेम किया जा रहा है या एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हमें ये डिस्कस करना है। इससे पहले कि मैं आपको कुछ भी बताऊं, मैं बस आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि आपको न्यूट्रल रहना है। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहने की जरूरत है। आपको सारे पक्षों को अच्छे से देखना है और फिर डिसाइड करना है। मैं अपना कोई जजमेंट नहीं दूंगी, ना ही मैं किसी की साइड हूं, ना मैं गवर्नमेंट की साइड हूं, ना मैं तबलीगी जमात की साइड हूं, ना मैं किसी रिलीजन की साइड हूं, मैं किसी की साइड नहीं हूं। मैं बस आपको सारे पहलू बताऊंगी जिनके बारे में मुझे पता चला है सोर्सेज से, और फिर आपको डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली क्या है, कैसा है और क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले कि मैं इसकी बात करूं, आपको मैं बता दूं अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल चल रहे हैं। जो यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पे मेरी ज्यादा क्लासेस नहीं आ पाएंगी क्योंकि स्लॉट्स कम है। तो रोज मेरा 8 PM पे एमसीक्यूज का होता है एक लेक्चर जो बेसिकली मॉक टेस्ट है, तो वो आपको जरूर अटेंड करना है। हाफ एन आवर का वो होता है। आपको डिटेल लेक्चर्स चाहिए करंट अफेयर्स पे, पॉलिटी पे या सी सैट पे, बाकी टॉपिक्स पे, तो आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाना पड़ेगा। वहां पे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन सब मिलते हैं। वहां पे आपको कुछ नहीं करना। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो अगर आप इस साल के प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि आपको मेंस के लिए भी पढ़ना है। और मैंने खुद बोला हुआ है, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे होंगे उनका मैं मेंस का एक ग्रुप क्रिएट करूंगी। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनका मैं मेंस का ग्रुप क्रिएट करूंगी, जिसमें मैं रोज एक क्वेश्चन डाला करूंगी और उनके आंसर्स चेक करूंगी। आप लोग मुझे आंसर लिख के भेजेंगे, मैं आंसर्स चेक करूंगी। तो ये उन बच्चों के लिए जो एक्चुअली मुझसे जुड़ते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, क्योंकि आपका भी मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए। अगर मुझे नहीं पता होगा कौन सा सीरियस एस्पिरेंट है तो मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगी, है ना। क्योंकि मैं अकेली सबकी हेल्प तो नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे छांटना पड़ेगा कि कौन सबसे ज्यादा सीरियस एस्पिरेंट्स है। तो जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, जो सच में प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो अनअकैडमी प्लस मॉडल पे जरूर आए और ये कोड जरूर यूज करें, रजनी लाइव। जैसे आप ये कोड यूज करेंगे ना, रजनी लाइव, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि फाइन आप एक्चुअली मेरे नाम पे और मेरी वजह से आए हैं, तो मेरी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको आगे पहुंचाने की। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये न्यूज में क्यों था? इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तबलीगी जमात अभी अभी फोकस में आ गया है, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रीचर्स कोविड-19 से पॉजिटिव टेस्टेड हुए हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट लोकेशंस में इंडिया में। अब ये तबलीगी जमात है क्या? तबलीगी जमात एक प्रीचर्स का ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है? ये इस्लामिक मिशनरी लोग हैं। ये क्या करते हैं? ये अलग अलग जगह पे जाते हैं, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की बात करते हैं, अपने रिलीजन को प्रीच करते हैं। और इनका मेन मकसद ये होता है कि जिस तरीके से इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद का लाइफ टाइम के टाइम पे जो भी रिचुअल्स चलते थे, जो भी ड्रेसेस होते थे, जो भी पर्सनल बिहेवियर होते थे, ये उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो 150 मिलियन से 250 मिलियन इसके अंदर लोग हैं। तो इसलिए इसको सबसे बड़ा ग्रुप माना जा रहा है, इस्लामिक ग्रुप माना जा रहा है। और ये जो लोग हैं, ये 180 से 200 कंट्रीज के बीच में फैले हुए हैं। तो ये सबसे ज्यादा इस्लामिक इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस मूवमेंट है 20th सेंचुरी इस्लाम का। अब ये शुरू का हुआ, देखिए उस यहां तक जो मैंने आपको बताया, ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा। अब जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, उसको ध्यान से सुनना। देखिए ये कब शुरू हुआ? 16 मार्च को ये सब शुरू हुआ, जब 10 इंडोनेशियंस तेलंगाना में हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स देखे गए थे। ठीक है, 18 मार्च तक उनमें से 8 थे, मतलब 8 ऐसे थे जिनको कोविड-19 हो गया था, इन्फेक्टेड थे। फिर 4 दिन बाद क्या हुआ? 2 थाई नेशनल्स पॉजिटिव टेस्ट किए गए तमिलनाडु में। फिर 26 मार्च को एक रेजिडेंट था कश्मीर का, उसकी डेथ हो गई थी कोविड-19 की वजह से। इन सब में कॉमन क्या था? इन सब में कॉमन था कि ये सब तबलीगी जमात से एसोसिएटेड थे। और जो तबलीगी जमात मरकज का मीटिंग हुई थी, इनकी मीटिंग जो हुई थी हजरत निजामुद्दीन में, वहां पे ये सब आए थे और उसके बाद ये सेपरेट हुए हैं। तो क्योंकि ये उसी से एसोसिएटेड थे, तो फिर ये बात बहुत ज्यादा चर्चा में आने लगी, न्यूज में आने लग गई। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि एक एफआईआर वो रजिस्टर करेंगे तबलीगी जमात मौलाना के नाम पे, कि उन्होंने निजामुद्दीन में दिल्ली गवर्नमेंट के ऑर्डर को वायलेट करते हुए एक कांग्रीगेशन रखा। कांग्रीगेशन क्या होता है? जब रिलीजियस रीजंस की वजह से लोग जुड़ते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसी गैदरिंग रखी जबकि कोरोना वायरस का इतना ज्यादा थ्रेट था।
सोशल मीडिया पे और बाकी मीडिया पे बहुत सारे अटेम्प्ट्स होने लग गए कि जो तबलीगी प्रीचर्स थे उनको बोलने लग गए कि ये इस्लामिस्ट कॉन्स्पिरेसी है, जानबूझ के ऐसा किया गया है इस्लाम द्वारा इंडियंस को बर्बाद करने के लिए, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें बोली गई। कोरोना जिहाद जैसे टर्म्स यूज किए गए। आप देख सकते हैं अलग अलग न्यूज चैनल पे कैसे अलग अलग इनको इंसिनुएट किया जा रहा है। तो अब देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। क्या सच में तबलीगी जमात ने कोई नॉर्म्स तोड़े थे? तो मैं आपको एक बहुत अच्छे सोर्स से, रिलायबल सोर्स से सारी न्यूज दे रही हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना। देखिए, तबलीगी जमात वाले बार बार बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ इलीगल नहीं किया है, और जब से कर्फ्यू हुआ था, जो जनता कर्फ्यू वाला डे था 22 मार्च को, उसके बाद, उस दिन से और उसके बाद कोई भी इवेंट नहीं हुआ। ठीक है, और ये बात करेक्ट भी है कि उस दिन से और उस दिन के बाद से कोई भी इवेंट नहीं हुआ। नेशनल लॉकडाउन के टाइम पे कोई इवेंट उन्होंने नहीं किया है। जहां तक बात है दिल्ली गवर्नमेंट गाइडलाइंस की, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैटर थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। कैसे? दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी डिमांड किया है कि FIR होना चाहिए तबलीगी जमात मौलाना के अगेंस्ट 2 नोटिस के बेसिस पे। एक नोटिस उन्होंने भेजा था 13 और 16 मार्च को, और एक नोटिस उन्होंने भेजा था 12 मार्च को। तो पहला तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अक्यूज किया है तबलीगी जमात मरकज को कि उन्होंने 13 मार्च को जो उनको नोटिस भेजा था वो उन्होंने वायलेट किया है, और 200 से ज्यादा लोग वहां पे गैदर हुए थे। ये रहा वो नोटिस, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, उन्होंने ये बोला था कि हियर बाय डायरेक्टेड दैट ऑल स्पोर्ट्स गैदरिंग। उन्होंने सिर्फ स्पोर्ट्स गैदरिंग मेंशन की, उन्होंने कहीं भी रिलीजियस गैदरिंग की बात नहीं की थी यहां तक। तो ये डाउटफुल था कि इसमें रिलीजियस गैदरिंग आती है या नहीं आती है। ठीक है, फिर 16 मार्च को उन्होंने एक और नोटिस दिया जिसके अंदर उन्होंने स्पेशली रिलीजियस गैदरिंग को बैन किया था। रिलीजियस गैदरिंग, डिस्कोथेक्स और थिएटर्स को बैन किया। तो 16 मार्च के इस नोटिस के बाद ये क्लियर हो गया कि जो पहले जो नोटिस भेजा था उसमें रिलीजियस गैदरिंग की बात नहीं थी। क्लियर? और ये जो गैदरिंग हुई है ये 13 से 15 के बीच में हुई है। 13 से 15 की डेट बताई जा रही है कि इस बीच में ये गैदरिंग हुई थी। तो अगर हम उनकी माने, अगर दिल्ली गवर्नमेंट के नोटिस की भी माने, तो उस हिसाब से 16 को उनको नोटिस मिला है कि अब आप रिलीजियस गैदरिंग नहीं कर सकते, और तब से उन्होंने नहीं किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस केस में तो उन्होंने नहीं वायलेट किया। लेकिन कहां वायलेट किया था? उन्होंने वहां वायलेट किया था जहां पे दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बोला था कि तबलीगी जमात के रिप्रेजेंटेटिव, वो जो 12 मार्च को उन्होंने दिया था, उसमें क्लॉज 8 और क्लॉज 9 की बात थी। यहां पर आप देख सकते हैं क्लॉज 8 और क्लॉज 9 क्या है। देखिए, इसमें क्या था, क्लॉज 8 में बोला गया था कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है किसी ऐसे कंट्री से आने की जो कोविड-19 से इफेक्टेड है, और वो पिछले 14 दिन में कहीं से वहां से आया है, तो उसको कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये है क्लॉज 8। क्लॉज 9 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है कोरोना वायरस अफेक्टेड कंट्री से आने की, और उन्हें अभी तक सिम्टम्स डेवलप नहीं किए, उनको क्वारंटीन कर देना, उनको किसी भी गैदरिंग में इन्वॉल्व नहीं होना, उनको खुद को क्वारंटीन कर देना है। तो इन दोनों केसेस में हाँ, हम कह सकते हैं जमात के कुछ लोगों ने डेफिनेटली वायलेट किया। कितने लोग हैं हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कितने लोग वहां से आए हैं इफेक्टेड एरिया से, कितने लोगों के पास सिम्टम्स थे, कितने लोगों के पास सिम्टम्स नहीं थे। तो ये बात हम क्लियरली नहीं कह सकते। तो इस हिसाब से ये तो प्रूव होता है कि कुछ लोगों ने तो डेफिनेटली वायलेट किया, क्योंकि वहां पे आपने देखे डेथ्स हुए कोरोना वायरस की वजह से, मतलब कुछ लोग तो सिम्टम्स लेके आए थे डेफिनेटली, राइट? तो इस मामले में उन्होंने डेफिनेटली ब्रेक किया है। पर क्या इसकी वजह से आप जिन्होंने कांग्रीगेशन हेल्ड किया उनको गिरफ्तार कर सकते हैं? तो उनको गिरफ्तार करना ये नहीं समझ में आता, क्योंकि ये जो नोटिस आया था ये इंडिविजुअल के ऊपर था। ओनस इसका इंडिविजुअल के ऊपर था कि इंडिविजुअल को खुद को सबमिट करना है, इंडिविजुअल को खुद को कंट्रोल रूम में बताना है, लेके जाना है या क्वारंटीन करना है। इसका ऑर्गेनाइजर से कुछ लेना देना नहीं था, तो ये उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता। इस स्टोरी का यही एक एस्पेक्ट नहीं है, इस स्टोरी का एक और एस्पेक्ट है। वो क्या है? एक और मैंने आर्टिकल में पढ़ा अभी कि जैसे ही सडन लॉकडाउन हुआ था 24 मार्च को, मरकज एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि उसके बाद ही उन्होंने निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया कि 1500 लोगों को जो हेडक्वार्टर्स में थे उनमें से 1500 लोगों को उन्होंने वापस भेज दिया है, लेकिन 1000 लोग अभी भी फंस गए हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन कैंसिल हो गई हैं, व्हीकल्स नहीं है, तो यहाँ पे 1000 लोग फंस गए। ये उनका लेटर है जो उन्होंने लिखा था। अब ये सही है नहीं है, कितना सही है वो नहीं पता, लेकिन ये अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, लेकिन इसको कोई नहीं लेके आ रहा सामने। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था, कुछ 17 व्हीकल्स का उन्होंने लिस्ट दिया था, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था, ड्राइवर का नाम दिया था कि उनको पास अलाउ कीजिए ताकि हम लोगों को उनके अपने अपने घर पहुंचा सके, यहाँ से दूर कर सके। तो मरकज एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उन्होंने भले ही ये भेजा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन को, फिर भी 28 मार्च को निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन से अतुल कुमार, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है,
लाजपत नगर के, उन्होंने बोला कि ऑर्डर पे उन्होंने सही से काम नहीं किया है और अब उनके अगेंस्ट कार्यवाही शुरू की जाएगी। तो जब वो लोग गए मेडिकल प्रोफेशनल्स को लेके वहां पे सेंटर पे जमात पे, तो जमात वाले लोगों ने बोला कि हमने पूरा कोऑपरेट किया था, उन्होंने जैसे से बोला हम वैसे वैसे करते गए और हमने पूरा कोऑपरेट किया था। तो अब सवाल ये उठता है क्या हम तबलीगी जमात को ब्लेम कर सकते हैं? देखिए, अब इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अगर मैं बात करूं पूरे आउटब्रेक की, पूरी तरीके से जो आउटब्रेक हुआ था कोविड-19 का चाइना में, वो दिसंबर 2019 में आउटब्रेक होना शुरू हो गया था। पहला रिपोर्ट थाईलैंड में 13 जनवरी को मिल गया था, ठीक है। और ये पहला रिपोर्ट था कोविड-19 का चाइना के बाहर। मलेशिया में भी रिपोर्ट मिल गए थे 25 जनवरी को। इंडिया का पहला केस आ गया था 30 जनवरी को और इंडोनेशिया में काफी बाद में आया। मतलब ये जो वायरस है थाईलैंड जनवरी में थाईलैंड में हिट करना उसने शुरू कर दिया था। तो तबलीगी जमात वालों को तो वैसे ही बहुत केयरफुल होना चाहिए था कि इस तरीके का कोई कांग्रीगेशन ना रखें, उनको रखना ही नहीं चाहिए था पहली बात तो, ठीक है। जब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च की अगर बात करें तो कोरोना वायरस का जो थ्रेट था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था पूरे वर्ल्ड में, ये तो हमें भी पता है। लेकिन उसके बाद भी ये कांग्रीगेशन रखा गया 13 से 15 मार्च तक, तो ये बहुत ज्यादा इररेस्पॉन्सिबल था तबलीगी जमात के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा उनके फ्रंट से बहुत ज्यादा इररेस्पॉन्सिबल था, बहुत रेकलेस था कि उन्होंने फिर भी कांग्रीगेशन रखा, उसमें भी जिसमें इतने सारे लोग, इतने अलग अलग देशों से आए हुए इतने सारे लोग, तो इस तरीके का तो उन्हें वैसे ही कैंसिल कर देना चाहिए। तो यहां उनकी गलती कि उन्होंने फिर भी ये कांग्रीगेशन रखा। पर देखते हैं फिर गवर्नमेंट ने क्या किया। एक रिलीज के हिसाब से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक रिलीज के हिसाब से 31 मार्च को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने 1 फरवरी से ही स्टेट अथॉरिटीज को डिटेल्स देनी शुरू कर दिए थे उन इंडिविजुअल का, उन इंटरनेशनल अराइवल्स का जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो इस कंट्री से आए हैं, उस कंट्री से आए हैं, वहां पे कोविड था, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके पास डिटेल आ गई थी। तो अब सवाल ये उठता है, जब गवर्नमेंट के पास सारी डिटेल 1 फरवरी से ट्रैक वो कर ही रहे थे, तो उन्होंने ये जो कोविड-19 इफेक्टेड कंट्रीज थे वहां से ट्रैवलर्स को आने ही क्यों दिया इंडिया में? आने ही नहीं देना चाहिए था। दूसरी बात, अगर आने भी दिया तो फरवरी के टाइम से ही क्यों नहीं स्क्रीनिंग शुरू कर दी? जब आपको पता था कि इन कंट्रीज में कोविड-19 है तो उन वहां से लोगों को आने नहीं देना चाहिए था। अगर आने भी दिया तो वहां पे स्क्रीनिंग करनी चाहिए थी एयरपोर्ट पे, वो भी नहीं किया। उसके बाद यही नहीं, ये इसको तो बहुत हाईलाइट किया गया है, और भी केसेस थे, जैसे अयोध्या में वो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी सेलिब्रेशन किए थे, अगर आपको पता होगा, जिस दिन से बहुत इसके भी न्यूज में तो था ही है, जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके अगले ही दिन उन्होंने राम मूर्ति स्थापना की सेलिब्रेशन की थी, जिसमें करीब 20 लोगों के साथ वो गए थे। तो इस तरीके का जो सेलिब्रेशन है या तबलीगी कांग्रीगेशन है या होला मोहल्ला है पंजाब में, इस टाइप के जो सेलिब्रेशन है उनको रोका क्यों नहीं गया? इस तरीके के फंक्शंस होने क्यों दिए गए? इसी तरह बीजेपी ने काफी अच्छा सेलिब्रेशन किया था मध्य प्रदेश में जब उनकी गवर्नमेंट बन गई थी। तो इस टाइप का मैसिव फंक्शन तो होना ही नहीं चाहिए था, राइट। उसके बाद अब तबलीगी जमात मरकज की बात में आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है जो पुलिस की तरफ से आंसर होने चाहिए थे, जैसे कि मरकज जो निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन है उससे 100 मीटर से भी कम की दूरी पे है। तो जब कांग्रीगेशन हो रहा था और ये सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमारे सामने आ गई थी, तो उसी टाइम पे पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सेकेंड वीक ऑफ मार्च में ही कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? MHA जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो क्लेम करता है कि फॉरेनर्स जो हु कम टू मरकज रिपोर्ट देयर अराइवल टू निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो बताता है कि जो भी फॉरेनर्स मरकज में आते हैं, क्योंकि एक साल पहले ये डिसाइड हो जाता है मरकज वाला सारा, तो जो भी फॉरेनर्स मरकज में आते हैं वो बताते हैं निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में कि हम वहां जा रहे हैं। तो जब बताया गया तो वो सारे फॉरेनर्स जो कोविड-19 अफेक्टेड कंट्री से आ रहे थे उनको पुलिस ने क्यों नहीं टेस्ट करा दिया पहले ही, या क्यों नहीं रोक दिया, टेस्ट क्यों नहीं कराया उनका? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें नहीं पता। अब देखिए, मुझे ये पता है कि आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप खुद इतने सेंसिबल हैं और इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप डिसाइड कर सकते हैं क्या सही है क्या नहीं। पर मेरे हिसाब से किसी भी चीज को सिर्फ हिंदू मुस्लिम का बार बार टॉपिक उठा के उसको सेंसिटाइज करना बहुत बेकार चीज है। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और स्पेशली मैं सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, क्योंकि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूं, तो मैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं। जैसे इंटरव्यू में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आप अगेंस्ट शुरू हो जाओ कि नहीं पाकिस्तान तो ऐसा ही होता है, ये तो ऐसा ही है, वैसा ही है, तो सबसे पहले बता दूं तो आपको सबसे पहले बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपका न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, वरना ये सिर्फ केओस इकट्ठा कर सकता है। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि यहाँ किसकी गलती थी, किसकी कितनी ज्यादा गलती थी, किसकी कितनी कम गलती थी, या कौन जिम्मेदार थे, या सिर्फ मरकज वाले लोग जिम्मेदार थे, या गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट नहीं था, क्या है कैसा है ये आप डिसाइड करेंगे।
क्योंकि आप सुन रहे हैं, आपके पास अपना ब्रेन है, आप खुद अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। और यही नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके हिसाब से आपका क्या टेक है इस पे। एक तरीके से इसको समझ रही है, आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया। इसमें कुछ यूनिक थॉट्स लेके आइए कि आपकी क्या प्रैक्टिस है, आपका क्या स्टैंड है इस बात पे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप में से जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा रजनी झा के नाम से, वहां मैं सारी क्लासेस के पीडीएफ डालती हूँ। तो रजनी झा ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप को। और इसके अलावा अगर आप मुझे कुछ डायरेक्टली मैसेज करना चाहते हैं तो यूपीएससी विद रजनी झा पे जरूर मैसेज कर दें। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम, या मुझसे ये नहीं पूछेगा मैम आप कहाँ से हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस टाइप के क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दूंगी। एग्जाम से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप यहाँ पे जरूर पूछ सकते हैं। और एक और चीज, इस चीज को सेंसिटाइज मत कीजिएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ आपको हर चीज बताना है, तो यहाँ पे हेट कमेंट्स और ये सब मत शुरू कर दीजिएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपका एग्जामिनेशन में कहीं पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं होगा। मेरा मकसद आपको सिर्फ एग्जामिनेशन क्लियर कराना है, किसी भी तरीके से आपको आईएएस ऑफिसर बनाना है। तो उसके लिए सिर्फ प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू ही नहीं, सबको साइमल्टेनियसली लेके आपको चलना पड़ता है। इसलिए आपको ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे भी आपके अपने थॉट्स होने चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, जो भी आपके थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। डू हिट द बेल आइकन, क्योंकि उसी से आपको अपडेट्स मिलेंगे, नए नए नोटिफिकेशंस मिलेंगे। आपको लेसन पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें और इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ ग्रेट डे अहेड।